अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। अपने प्रोग्राम में हम दिन भर की अहम डेवलपमेंट्स पर तफसीलन बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। दूसरी जानब आज मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए हैं और दलाइल तलब कर लिए गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नवाज और JUI फे ने फरवरी 2024 के इंतखाबात में मिलकर चलने का इंदिया दे दिया है। यानी जिस तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से 30 रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज में दाखिल हुए, MQM का कराची में इत्तेहाद हुआ, JUI फे ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद कर दिया है। अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त खासी मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे मुनक्किद कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज पर कड़ी तनकीद की जा रही है। आज भी उन्होंने खिताब करते हुए आवाम से कहा कि मुस्लिम लीग नवाज का अगर इस तरीके से इलेक्शंस हुए कि इलेक्ट किया जाए किसी प्राइम मिनिस्टर को या उनको सेलेक्ट किया जाए और पहले से इलेक्शंस के नताइज तयशुदा हों तो हम धरने या फिर एहतजाज की जानिब जा सकते हैं। यानी इंतखाबात से पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजाना की बुनियाद पर अपने खदशात का इजहार कर रही है। और गुफ्तगू करेंगे कल जो एक इंटरव्यू दिया गया साबिक खातून अव्वल के साबिका शौहर की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए PTI चेयरमैन पर, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में पाकिस्तान नवाज से राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अखुंजादा चट्टान साहब और जहांगीर जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद होंगे। राना एहसान अफजल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर जितने तहफुजात और सियासी जमातों के जो उनके इंतखाबी हरीफ हैं जितने उन पर तहफुजात और इलेक्शन पहले से मैनेज करने का जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, इसकी तरदीद भी आ रही है कायदीन की जानिब से कि मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद है उनका इस्तकबाल किया गया, इस वजह से शायद खाइफ दिखाई देते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन। लेकिन सर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक, अगर इलेक्शन का आप ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, सारे साथ मिलने लगे, बाप हो, कराची से MQM हो, दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो भी इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन के अंदर जो जमातें एक दूसरे से डायरेक्ट कंपटीशन में हैं उनका एक दूसरे के खिलाफ बात करना बड़ा नॉर्मल है। इलेक्शन के अंदर तो जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत कीचड़ उछाला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है। ये बात कि हमारी अलायंसेस क्यों हो रही है, देखें MQM जो है वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है और एक दूसरे का हम वोट काट नहीं रहे। अगर हम किसी जगह के ऊपर नंबर 4 पे हैं और MQM नंबर 2 पे है तो जब मिल जाएं तो नंबर 1 पे आ जाते हैं, और इसी तरह कुछ सीटों में PMLN के साथ अगर MQM का वोट मिल जाए तो हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर ये जो अलायंसेज हैं उसके ऊपर तय ये पाया है कि हम लोग कोई नेशनल एजेंडा के ऊपर एक जो है वो लाएअमल बनाएंगे कि मुल्क के जो संगीन मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है। दूसरा ये कि ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो माजी है वो तल्खी है। हमने 16 माह के अंदर एक दूसरे के साथ काम किया है। अगर BAP पार्टी है तो वो सूबाई हुकूमत में थी, हम वफाक में थे, इंटरेक्शन रहा, राब्ता रहा, और फिर कुछ लोग जो हमारी जमातों में से छोड़ के चले गए थे वो भी वापस आ गए। तो ये एक ऑर्गेनिक अलायंस है। ये हम एक दूसरे का वोट बैंक काट नहीं रहे, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और फिर JUIF जो है, आज भी एक कामयाब फैसला हुआ KPK के हवाले से कि अगर हम मिल के चलेंगे, कंसेंसस के साथ चलेंगे, तो फिर ये पॉसिबल होगा कि जो संगीन मसाइल हैं दरपेश माशी तौर पे और दीगर, तो उनके ऊपर भरपूर तरीके से काबू पाया जा सके। तो अब ये तनकीद करना कि ये हमें कोई एडवांटेज मिल रहा है, तो देखिए मियाँ साहब जो हैं वो बेल पे ही लंदन गए थे और उसी बेल को 2-3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। उनको मौका दे दिया गया कि अदालत में जो खुद ही वॉलंटरली अपने आप को पेश करे तो उसको 2-3 दिन की गुंजाइश दे दी। बाकी देखें, सब जानते हैं कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद के ऊपर बने और उन्होंने सजाएं भी काटी। 2018 के इलेक्शन के अंदर
उनको कैंपेन नहीं करनी दी, उनको सजा याफ्ता कर दिया गया और मुकाबले से बाहर कर दिया गया, तो आज अगर अदालतों के अंदर उनकी अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं और वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा डिलेड जस्टिस मिल रही है। तो ये बाकी जो हवाई फायरिंग है वो होती रहती है। मैं समझता हूं कि अब जब सर ये पीपल्स पार्टी कर रही है हवाई फायरिंग? जी डेफिनेटली बिलावल साहब जो हैं वो रोज वो पीएमएलएन को निशाने पे लेते हैं, लेकिन जरदारी साहब ने सारे मौकफ को रद्द कर दिया ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन पे उनको एतमाद है और वो मुतमईन है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। तो मैं समझता हूँ यही स्पिरिट होनी चाहिए। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली सियासत तो पीटीआई करती रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस दफा हम अपने कैपेबिलिटी और मंशूर और आगे के लाएमल के ऊपर सियासत करें। अखुजा चटान साहब भी साहब मौजूद हैं, आपके वक्त का शुक्रिया। सर ये क्या मामला है, गुड कॉप बैड कॉप? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खेलने लगी है। बिलावल भुट्टो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आसिफ अली जरदारी बिल्कुल उससे मुतजाद स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं हमें एतमाद है इदारों पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। वो कहते हैं हमें अदम एतमाद है, बिल्कुल नहीं होंगे। जरदारी साहब की तरफ से पहले राब्ता की कोशिश की गई या फिर टेलीफोन किया भी गया जब 21 अक्टूबर को मियां साहब यहां पर आए, और बिलावल साहब कहते हैं हम किसी तौर ये नहीं समझते कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मौजू शख्सियत है, नौजवान क़यादत होनी चाहिए वगैरह। सर क्या मामला है, ये क्यों इतना तजाद है अपने आपके कायदीन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शुरू से लेकर आखिर तक आपको कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों में तजाद नजर नहीं आएगा। और बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो माजी के हवाले से कह रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमें हमेशा से सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया गया है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमेशा से इलेक्शन में हमारे वोट पे डाका डाला गया है। ऐसे हालात में जो इलेक्शन है हमने जीते हैं, इसमें भी भरपूर कोशिश किया गया है कि हमारे वोट पे डाका डाला जाए। तो बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं। जरदारी साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो साफ होगा और शफाफ होगा। तो इसमें मुझे कोई तजाद तो नजर नहीं आ रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शन साफ होना चाहिए। बिलावल साहब भी तो सवालात उठा रहे हैं, वो तो कहते हैं धरना हो सकता है, हम एहतजाज करेंगे, पहले से इलेक्शन के अगर नताइज तय किए गए तो किसी तौर उसको कबूल नहीं करेंगे। बिलावल साहब के रोजाना के स्टेटमेंट्स। बिल्कुल जी, बिलावल साहब कह रहे हैं क्योंकि माजी में हमारे साथ इस तरह हुई है। हम कह रहे हैं कि आइंदा अगर कोई लाडले को लाया गया तो हम लाडले को तस्लीम नहीं करेंगे। हमने पिछले लाडले को जिस तरीके से निकाल दिया, इस तरीके से हम आने वाले लाडले को भी निकालेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का हल है साफ और शफाफ इलेक्शन करना। हमने तो 2018 में भी इलेक्शन किया, तो क्या 2018 के इलेक्शन से हमारे मसाइल हल हो गए या हमारे मसाइल ज्यादा हो गए? हम समझते हैं कि अगर अवाम के वोट के जरिए कोई हुकूमत नहीं बनता है, कोई लाडला आ जाता है, कोई बैसाखियों पे आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, वो अवाम के मसाइल को बढ़ा सकते हैं, वो अवाम के मसाइल को हल नहीं कर सकते। सवाल ये है, आप पीपल्स पार्टी अवाम में मौजूद है, रोजाना की बुनियाद पर जलसे आप कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, कन्वेंशन हो रहा है, आप बजाय इसके कि अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, आप इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हुए दिखा रहे। आप पहले इमरान खान लाडले थे, अब नवाज शरीफ आप कह रहे हैं कि लाडले हैं। अगर इस तरह से ये मामला चलता रहा और आपने कह दिया ये तो सिलेक्ट होकर आए हैं, तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा किस तरह से? फिर तो ये तमाम तर जो बर्बादी हमें माजी में देखने को मिली, मुस्तकबिल में भी नजर आ रही है। देखिए जी, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जो आप इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाएंगे। वो सर चल तो रहा है आईन के मुताबिक, अब कैसे चले वो? ब्रदर प्लीज, मैं बात मुंह से जी सर, जी काट दीजिए। जी सर, आप मुकम्मल करें सर। आप सवाल पूछिए तो मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। ठीक है, ठीक है। मुल्क में इस्तेहकाम इस तरीके से आएगा कि इस मुल्क में जो इदारे हैं, हर इदारे के इख्तियारात का तयन है आईन में, वो अपने इख्तियारात के अंदर रह के अपना काम करे। हर इदारे का काम का तयन है, जिस इदारे को जो काम मिला है वो ये काम करके, किसी लाडले को लाने से, किसी को अपनी मर्जी से बिठाने से मसाइल इस तरह तो हल नहीं होंगे। और हम नवाज शरीफ साहब पे तनकीद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए पूरी दुनिया में कभी इस तरह का कोई हुआ है कि किसी कैदी को जो है जेल से निकाल के इलाज के लिए बाहर दुनिया में भेजा गया है? मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा मिली थी, इनके साथ नाइंसाफी हुई थी। वो कानून के मुताबिक मैं खुद समझता हूँ एक सियासी वर्कर के हैसियत से कि नवाज शरीफ साहब के साथ ठीक नहीं हुआ था।
लेकिन क्या ये जरूरी था कि जिस तरीके से आपने डंडे के जोर पे नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया, इस तरह डंडे के जोर पे नवाज शरीफ साहब को आप वापस लाए? मुझे आप बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है या पाकिस्तान में कोई मिसाल दे दी कि कोई कैदी को जमानत मिला है? जमानत तो तब मिलता है कि अगर आप मुल्क से बाहर है और आपकी गैर मौजूदगी में आपको सजा हो जाती है। हम के समझते हैं कि ये सजा जो दी गई थी गैर कानूनी तरीके से दी गई थी, लेकिन इसको गैर कानूनी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए था। इससे नवाज शरीफ को भी नुकसान होगा, मुस्लिम लीग को भी नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान की जमहूरियत को इसका नुकसान होगा। देखें, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब के लिए एक कानून बनाया था कि 2 बार से ज्यादा तीसरी बार कोई वजीर आजम नहीं बन सकता है। 18वीं तरमीम के जरिए हमने उसको खत्म कर दिया कानूनी तरीके से, किसी को कोई इतराज नहीं था। तो हम कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं मिले हैं, चाहे वो जायज मिले हैं वो नाजायज मिले हैं, लेकिन उसको आईनी और कानूनी तरीके से खत्म किया जाए, न कि डंडे के जोर पे आपने किसी को निकाल दिया तो आप उसको लाने के लिए भी डंडे का इस्तेमाल करके और डंडे के जोर पे आप इसको लाए। तो हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था कि वोट को इज्जत दो? ये तो नवाज शरीफ साहब का भी नारा था। क्या मिसाक़ जमहूरियत में हमारे साथ नवाज शरीफ साहब ने इस पे एग्रीमेंट नहीं किया था कि हम इदारों को न्यूट्रल करेंगे, कि वो हर इदारा अपने इख्तियारात के अंदर रह के अपना काम करे? ठीक है, ये पीडीएम में हमने जो इत्तेहाद किया था, क्या ये इस बुनियाद पे नहीं था कि आइंदा कोई लाडला नहीं आएगा, आइंदा हम कोई बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अवाम पे एतमाद करेंगे? तो ये तो सिर्फ हमारा नारा नहीं था, ये तो नवाज शरीफ साहब का भी नारा था कि इस मुल्क में हर काम आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आईन और कानून के मुताबिक इस तरह कभी नहीं हुआ है कि किसी को अदालत से सजा मिली है और वो मुल्क से बाहर जाता है और फिर वापस आके वो सीधा जलसे में जाके तकरीरें करते हैं। ये कौन सा आईन है, ये कौन सा कानून है? पहले गए बायोमेट्रिक किया उन्होंने, खैर जी पहले गए, पेश हुए, बायोमेट्रिक किया, फिर जलसे में आए। खैर सर, आपका पॉइंट आ गया, इस पर कमेंट ले लेते हैं राना एजान अफजल साहब का। मुझे आप ये बताइए, दुनिया में तारीख मुझे बताइए कि किसी कैदी को जमानत मिला है? मुझे बताइए, या तो सजा खत्म हो जाती है। ठीक है चट्टान साहब, इस पर राना एहसान अफजल साहब का सर कमेंट ले लेते हैं। राना साहब, ये रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी ये है, बयानिया भी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन चुके हैं और इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। ये तो जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, साफ ये कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, पहले से ये इंदिया दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है राना साहब? देखिए, सबसे पहले तो पहली दफ़ा किसी कैदी को ज़मानत नहीं मिली थी। मियाँ साहब को मैंने बताया कि ज़मानत जब वो इलाज कराने गए थे तब भी ज़मानत उनको अदालत से ही मिली थी, और जब उसी अदालत ने उनको 3 दिन के लिए ज़मानत दी कि वो अपने आप को खुद, क्योंकि वो अदालत के सामने पेश हो रहे थे, तो उनको 3 दिन का वो मोहलत मिल गई। तो ये कहना कि ये पहली दफ़ा हुआ, ऐसे नहीं है। दूसरी बात ये देखें, इनको चाहिए कि ये जरदारी साहब के पास जाके बैठें, क्योंकि उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है और वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। तो पहली बात तो ये कि जरदारी साहब तो समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो पुरएतमाद हैं कि ईसीपी ये करेगा। तो फिर ये जो सारा बयानिया जो इन्होंने ये अभी ये सुनाया, जिसको दोहराया, तो मैं तो इसको रोने से ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। देखें, या तो आप अपनी जमात में पहले फैसला कर लें कि शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, उसके बाद फिर आप तनकीद कीजिएगा, या जरदारी साहब को कहें कि वो अपना बयान जो है वो वापस ले लें। देखें, दूसरी बात यह है कि हम तो इक़्तिदार में नहीं हैं। अगर मियां नवाज शरीफ को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा में निकाल दिया गया, अगर उनको व्हाट्सएप पे JITs बना के और मॉनिटरिंग जज बैठा के उनको सजा दे दी गई, तो शायद इनकी ये ख्वाहिश है कि मियां साहब को दोबारा जेल में बंद कर दें, क्योंकि इसके अलावा तो हमें कोई और ऐसा मामला नहीं है कि जो बताए कि बड़ी हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है या बहुत हम कोई आगे निकल गए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बलूचिस्तान गए हैं, हम सिंध गए हैं, हम KPK गए हैं। आप भी चले जाएं, आप भी ANP से मिलें। आप नहीं अगर मिल रहे या आपके साथ नहीं आपकी ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा, तो इसको ये कहना कि ये हम क्यों कर रहे हैं, या इसको बेसिस बना लेना कि ये क्योंकि MQM के साथ अलायंस हो गया तो ये कोई और मामला है। भाई आप कर लें जाके, अगर आपसे होता है।
अगर नहीं होता तो फिर इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ा ना करें। पाकिस्तान जो है, वैसे जरदारी साहब तो नहीं कर रहे, सिर्फ बिलावल साहब कर रहे हैं, तो या तो पहले डिसाइड कर लें कि क्या करना है, और अगर जब डिसाइड हो जाए तो बेहतर मशवरा यही है कि ना करें इसको मुतनाज़ा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इन इलेक्शंस के बाद हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो बजाय कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं, आप मैदान में उतरें, मेहनत करें और 8 फरवरी को जो होगा उसको तस्लीम करें। जी अखुंजा चट्टान साहब, ये वही सिचुएशन नहीं बन गई कि मियां शहबाज शरीफ बड़े लाइट हैं एस्टैब्लिशमेंट को लेकर और मामलात को फामो तफहीम से हल करते हैं, मियां नवाज शरीफ अग्रेसिव पॉलिसी माजी में अपनाते रहे या उनके स्टेटमेंट्स, अब ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब का बड़े एक लाइट सी पॉलिसी है, बिलावल साहब बड़े अग्रेसिव चल रहे हैं, वही सूरत हाल आपको भी लग रही है ये? देखिए जी, इस पे मैंने आपको बिल्कुल मुफस्सिल जवाब दे दिया और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लोगों को और आपके चैनल का टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको डिटेल से जवाब दिया कि जरदारी साहब ने क्या कहा है और चेयरमैन बिलावल साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, हमें किसी के इत्तेहाद से कोई मसला नहीं है, सियासत का हिस्सा है, कोई किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहे बेशक करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन इंतखाबी हमारा किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन मुझे मेरा भाई राना साहब ये तो मुझे बताए कि ये 4 वोट जो हमने लिए थे बाप से, आप मुझे बताएं कि इस टाइम पे मरियम नवाज के आप उसको चलाए ना, क्लिप्स निकाल के चलाए, हमारे क्लिप्स तो आप लोग निकालते हैं चलाते हैं, तो उनके चलाए के बाप के बारे में ये क्या कह रहे थे, हसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे, ख्वाजा सिफ साहब क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे कि ये बाप पार्टी जो है इसका बाप कौन है, ये बाप वाले किसके कहने पे बैठते हैं, किसके कहने पे उठते हैं। बिल्कुल कह रहे थे। ये कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि इनके हमारे साथ राब्ते थे, वो कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने किसी और तरफ जाना है। मुझे अब बताए कि क्या हमने ये इतना जदोजहद इसलिए किया था? तो मेरे भाई मसला ये है कि हमें ये परवाह नहीं कि हम इलेक्शन हारेंगे की चीजें, इलेक्शन हम अपोजिशन में भी रहे हैं, हम हुकूमतों में भी रहे हैं। अगर हम अपोजिशन में भी आएंगे तो हम एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, अगर हम इख्तिदार में भी आएंगे तो हम अपोजिशन को लेके साथ चलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, ये वोट का फैसला अवाम करे, ये किसी और तरफ से नहीं आए। ये हक अवाम को दिया है, आईन ने दिया है, दस्तूर ने दिया है कि ये हक अवाम को है कि किसी को इख्तिदार में लाना है और किसको इख्तिदार से निकालना है। तो हमारा तो दरख्वास्त है तमाम पार्टियों से कि भाई आए, अवाम के जरिए आए। हम अपोजिशन में आ गए, हम पहले भी अपोजिशन में रह चुके हैं, हमारे मंशूर में ये नहीं लिखा है कि हम इख्तिदार में जरूर आएंगे, हमारे मंशूर में लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके नीचे लिखा है कि जमहूरियत हमारी सियासत है, इसके नीचे लिखा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम कहते हैं कि ताकत की सरचश्मा अवाम को रखिए, किसी और तरफ इधर उधर नहीं देखे, सीधा अवाम की तरफ देखे। अगर अवाम का मुस्लिम लीग नून पे एतमाद है, अगर पीटीआई पे एतमाद है, हमें क्या एतराज हो सकता है? हम सर आंखों पे तस्लीम करते हैं। हमें जितना मैंडेट अवाम ने दिया, अगर अपोजिशन का मैंडेट दिया तो हम जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे। सियासत और जमहूरियत सिर्फ इख्तिदार का नाम तो नहीं है कि आप जरूर इख्तिदार में आ जाए। मैं समझता हूं कि अगर कोई जिम्मेदार अपोजिशन है तो वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हुकूमत से ज्यादा फाल और अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है कि हम जरूर इख्तिदार में आए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि एक तो पुराना तरीका जो है वो खत्म करे कि इंतकाम का सियासत, गालम गलोच का सियासत, कि हम आएंगे तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे और वो आएंगे तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे। भाई आए, बैठ जाए, मुफाहिमत की सियासत करे। इस मुल्क के जो मसाइल है, न एक पार्टी, न एक शख्स, न एक इदारा इस पे काबू नहीं पा सकता है। हम सारे मिलके, अपोजिशन, हुकूमत, हम सारे मिलके इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, राना एहसान अफजल साहब, तब मिल सकते हैं जो आवाम के जरिए इलेक्शन हो, जो साफ और शफाफ इलेक्शन। ठीक है, एक तो सर आपने पॉइंट सुना उनका कि आप मरियम नवाज शरीफ साहबा का कमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि बाप का बाप कौन है ये सब जानते हैं। एमक्यूएम के हवाले से जो गुफ्तगू मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से की जाती रही,
वो भी हम सबको पता है। एक तो इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा, दूसरा कल एक इंटरव्यू, एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू आया खबर मानिका साहब का, जिसमें उन्होंने बहुत से इल्जामात लगाए पीटीआई चेयरमैन पर, और सोशल मीडिया पर आज भी ये टॉप ट्रेंड है और इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से भी आज सहाफ़ी ने इस पर राय ली, तो उन्होंने कहा कि जो कंटेंट या जो गुफ्तगू इस इंटरव्यू में सामने आई है या जो इंकशाफात किए गए हैं, अब तो पीटीआई चेयरमैन को कभी भी रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई एक और कंट्रोवर्सी चंद दिन पहले सामने आई थी, फरज शहजादी जिनको बुशरा गोगी कहते फरा गोगी कहते हैं, उनसे मुतल्लिक राना एहसान अफजल साहब, इस वक्त जो आपके सियासी हरीफ जेल में हैं, पाबंद सलासल है, साइफर केस है उन पर, दूसरे उन पर मुकदमात हैं, उनके हवाले से इस तरह की खबरें और इस तरह के सवालात या इस तरह के इंटरव्यूज आप समझते हैं कि इस तरह से किसी को हिट करना ये एक सियासी तरीका है, जमहूरी तरीका है? ये सारे मामला तो बड़े अनएथिकल नहीं, आपको नहीं लगता? देखिए, सबसे पहले मैं बीएपी का जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने इल्जाम लगाया कि बाप पार्टी किसी के इशारे लेती है, तो ये तो पीपल्स पार्टी ने तो उनका वोट लेके वो हुकूमत गिरा दी थी जो हमारी हुकूमत थी, तो इनको तो फिर पता होगा कि कोई इशारे से उन्होंने नहीं गिराई हुकूमत, तो इनके कहने पे गिराई, इनकी रिक्वेस्ट पे गिराई। अगर तो ये हकीकत है फिर तो मसला ही नहीं होना चाहिए कि हमने उनके साथ इल्हाक कर दिया। जहां तक पहली बात तो ये मैंने कहा, मैं क्लियर कर दूं कि अगर वो जेन्युइन था, पीपल्स पार्टी का जो वो काविश थी बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की, और वो इनकी काविश थी, तो फिर तो इनको मसला ही नहीं होना चाहिए, फिर तो ये एक जमहूरी अमल है और वो सारा कुछ। दूसरा, हमारा मौकफ क्या है, जो हमने बातें की, जो मरियम नवाज ने बातें की, उसके बाद हमारा सफर आगे बढ़ा और हमने पीडीएम की हुकूमत में वो पीटीआई से पीछे हटे। उनके पास बलूचिस्तान की हुकूमत थी, हमने उनके साथ काम किया, रिकोडिक का मामला था और फेडरल और सूबाई हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ मामला थे, तो हमारा उनसे तल्लक बना। उस तल्लक की बुनियाद के ऊपर आज चीजें आगे बढ़ी हैं। तो ये तो हो गया वो वाला जवाब। देखिए, दूसरा, उस इंटरव्यू के बारे में देखें, वो कोई इंटरव्यू किसी जमात ने तो नहीं किया। वो इंटरव्यू जो हुआ वो किसी जमात ने ये कीचड़ नहीं उछाला खान साहब के ऊपर या उनकी अहलिया के ऊपर, उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनके ऊपर। ये तो उनके मियाँ ने इंटरव्यू दिया, जो साबका उनके शौहर हैं, वो टीवी पे आए और उन्होंने अपनी क्लैरिटी पेश की। तो ये मेरे ख्याल से ये उनका अपना एक इंडिविजुअल का फेल है। तो मैं इसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज ना मैं उनको कर सकता हूं कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन जो इंकशाफात हुए, जो उनमें उन्होंने बातें बताई और जो दावे जिस तरह से किए जाते हैं रियासत मदीना के, और जो लेक्चर झाड़े जाते हैं, तो ये हकायक जो कल मंजरे आम पे आए, मेरे ख्याल से वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं कि किस तरह का कैरेक्टर या पर्सनैलिटी खान साहब की है। और उसकी तस्दीक पहले भी जो 90 की दिहाई में जो उनके मामलात थे, या जो है वो, मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता, ये तो हर कोई जानता है कि खैर इसको छोड़े, मैं उस तरफ उनके कैरेक्टर के ऊपर मैं क्या बात करूं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दीली उनमें नहीं आई। जी ठीक है जी। अखुंजा चट्टान साहब, इस वक्त राना साहब तो कह रहे हैं इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से, जिस तरह से मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का बताया कि उन्होंने कमेंट किया है, सोशल मीडिया पर भी बहुत से लीडर्स इस पर कमेंट कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। जाहिर है कि ट्रेंड चल रहा है ये, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मामलात, इस तरह के इंटरव्यूज या इस तरह की गुफ्तगू सियासी तौर पर किसी सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है, इस तरह के सारे मामलात? देखिए जी, इस पे अब मैं क्या बात करूं, मुझे मुनासिब नहीं लगता है कि मैं इस पे कोई बात करूं या इस पे कोई कमेंट्स दे दूं। लेकिन ये है कि बस ये कि मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता हूं।
हमारी इस पाकिस्तान की सियासत में शाइस्तगी आना चाहिए, पार्लिमानी जबान आना चाहिए। हम जरूर एक दूसरे के मुखालफत करें, हम और मुस्लिम लीग नून भी अभी आजकल एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमने कभी गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल नहीं किया है। और हर एक को चाहिए कि वो कोई गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल नहीं करे, किसी को घरों तक नहीं पहुंचे। और ये सब कुछ जो था ये इमरान खान साहब ने किया और मकाफात अमल है कि आज इनके साथ हो रहा है। मैं तो सिर्फ इस पे इतना कहता हूँ कि उन्होंने चादर चार दीवारी मर्द औरत किसी को नहीं देखा था, अपनी सियासत के लिए हर तरह की बात जो उसको सूट करता था वो करते थे, चाहे इसके किसी के खानदान की बेइज्जती हो जाए, जो भी हो जाए। आज इमरान खान साहब के साथ यही हो रहा है और मुझे इस पे बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारा सियासत इस हद तक पहुंच गया। अखुंजा चट्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और राना एजान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे। नाजरीन, साइफर केस के हवाले से हम बात करेंगे, जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम मौजूद होंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई पर जेर समात मुकदमात का क्या मुस्तकबिल है? आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का जो फैसला है उसे कल अदम करार दे दिया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। इसकी तफसील आपके साथ रखता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने समात के बाद यह फैसला जो है वो जारी किया है और जेल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया है। फैसले में करार दिया गया है कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना बेहद जरूरी है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ भी फैसला जारी किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का 27 जून का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। साइफर केस में इस अपील पर फैसला सुना दिया गया है और फैसले के मुताबिक 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद अब जो साइफर केस में समाअत है ये ओपन कोर्ट होगी, लोगों के सामने, सहाफियों की मौजूदगी में, कोर्ट रिपोर्टर्स की मौजूदगी में समाअत होगी इस केस की? नहीं, देखें, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसमें नहीं लिखा कि उसमें एक डिस्क्रिप्शन होती है कोर्ट की। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो ये रीज़न देता है कि ये में जो ओपन कोर्ट है वो क्यों नहीं करना चाहता, इसकी क्या वजूहत हैं, और वो वजूहत ठोस होनी चाहिए। उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस हो जिसकी वजह से वो कहे कि जी मैं ये कोर्ट जो है किसी ख़ास प्रेमिसेस में करना चाहता हूँ और अपना जो अलॉटेड कोर्ट हाउस उसको कहते हैं जुडिशियल लैंग्वेज में, मैं वहाँ पे ये प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका प्रोसीजर ये होता है कि वो एक रेफरेंस बना के गवर्नमेंट के पास भेजता है और गवर्नमेंट उसको फिर कंसिडर करके जब अप्रूवल देती है कि ठीक है आप ये ट्रायल फलानी जगह पे करें, गवर्नमेंट समझती है कि आपकी जो रीजनिंग है वो ठीक है, तो उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त दे दी है, लिहाजा आइंदा के लिए मैं ये अपना जो ट्रायल है वो अपने कोर्ट हाउस के बजाय मैं जेल में करूँगा या किसी दूसरी जगह पर करूँगा। अब मैं इस केस में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस केस में इस तरह हुआ है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मंजूरी है वो 13 नवंबर को ली गई है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो इनलार्ज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नमेंट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट का कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो पूरी कैबिनेट के अंदर ये जो उसका रेफरेंस है ट्रायल कोर्ट का वो रखा जाएगा और वो कैबिनेट उसकी इजाज़त देगी कि जो ट्रायल जज है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ये कोर्ट जो है किसी मखसूस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा एसेस ना हो किसी ऐसी बिल्डिंग में। उसकी वजूहत देनी पड़ती हैं कि क्यों जो है पब्लिक को एसेस नहीं होनी चाहिए। तो इसका असूल ये है कि आप हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं और जो सेक्शन है सीआरपीसी की उसको 352 जो है 352 सेक्शन है वो उनकी सर अपनी लीगल टीम का तो यही मुतालबा था कि पब्लिक होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए इस केस के ट्रायल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माजी में इस नौयत के जितने केसेस थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब ट्रायल होता रहा
तो क्या वो भी इस तरीके से हुआ ट्रायल के किसी को वहां पर आने की इजाजत नहीं है, वहां पर सहाफियों की गैर मौजूदगी में होता रहा? माजी में इस तरह के ट्रायल होते रहे हैं? नहीं, ट्रायल होते रहे, लेकिन देखें आर्टिकल 10A जब 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम की गई तो उसके बाद एक उसका स्कोप ज़रा वाइड कर दिया गया, वाइडन हो गया है कि अब एक फेयर ट्रायल में बहुत बड़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आप एक कोर्ट की एसेस ही नहीं है वो अक्यूज के रिलेटिव्स को या जो बाकी लोग उसको देखना चाहते हैं जितने कोर्ट के अंदर समा सकते हैं या उसकी गुंजाइश है उसके मुताबिक, तो फिर उसको ये एक खुफिया ट्रायल ये नहीं हो सकता कि आप सीक्रेटली किसी बंदे को, क्योंकि जब कोर्ट रिपोर्टर आप लोग जाते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक फेयरनेस का आंसर ज़्यादा होता है इसमें कि उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और दूसरी बात ये कि ये किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के ऑर्डर से जो है ना वो आपका ट्रायल जो है वो क्लोज नहीं हो सकता, या किसी ऐसी जगह पे नहीं हो सकता जहाँ पे पब्लिक को एसेस ना हो, वरना तो डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार तो नहीं है या किसी इंटीरियर सेक्रेटरी के पास या होम सेक्रेटरी के पास। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसका रेफरेंस भेजेगा, फिर गवर्नमेंट उस पर डिसीजन करेगी, और गवर्नमेंट डिसीजन करने के बाद जब वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है कि ठीक है आपकी रीजनिंग ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या ये जो अक्यूज्ड है ये हार्ड कोर क्रिमिनल है, इसका ट्रायल बाहर आने में खदशात हैं या खतरात हैं, तो फिर वो अगर गवर्नमेंट मंजूरी देती है तो विफाकी फिर वो काबीना मंजूरी देती है उसकी। जी वफाकी कबीना इस्लामाबाद की सूरत में ज़ाहिर है वफाकी कबीना मंजूरी देगी, तो फिर वो जो इस्लामाबाद के अंदर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, अगर किसी सूबे के अंदर है तो अपनी प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट है उनको इन्फॉर्म करेगा वो ट्रायल जज कि जी मैं अभी मंजूरी ले ली है, तो अब इस जो ट्रायल है मैं उस वाली कोर्ट में जेल में करूँगा या किसी मखसूस कोर्ट के प्रेमिसेस में करूँगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है कानूनी। ठीक है। अब सर इलेक्शंस आप जानते हैं करीब है, फरवरी 2024 में मुतवक्को है कि इलेक्शंस होंगे। दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कैंपेन भी चला रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक है, नून लीग भी मुलाकातों का और इत्तेहाद का सिलसिला उनका जारी है, लेकिन पीटीआई चेयरमैन पर केसेस हैं और इलेक्शंस में इस वक्त हमें ना पीटीआई चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं ना ही उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। मुतालबा यह है कि हमें जिस तरह से राब्ता किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, उनकी लीगल टीम भी मिली, पीटीआई के मेंबर्स भी मिले कि हमें इलेक्शन कैंपेन तो चलाने दी जाए, हमें झंडे प्रिंट नहीं करने दिए जा रहे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं की जाने दे रही। इस वक्त जिस तरह से केसेस हैं, साइफर की समात है कोर्ट में चल रही, 9 मई के उन पर मुकदमात हैं, दीगर उन पर जो है वो केसेस बनाए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो शख्स जिस पर केसेस हों ज़ेर समात अदालतों में, उसकी सियासी जमात या उसके पार्टी के मेंबर्स उसकी गैर मौजूदगी में किस तरह से इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, इस पर क्या कहता है लॉ? देखें कानून जो आइन है ना, इलेक्शन बेसिकली देखें आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। जो आइन है वो आर्टिकल 218 है, 219 है और 220 है, और जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने वो इलेक्शन एक्ट 2017 है, अभी जो फिलहाल कानून राजुल वक्त है। तो उसके मुताबिक जो है अगर इलेक्शन नहीं होंगे या इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी या उसकी फेयरनेस या एज पर लॉ नहीं होंगे तो वो फिर इलेक्शन पे सवालिया निशान आएगा, और इलेक्शन पे बहुत जो है वो सवाल उठेंगे और शकूक व शबात के अंदर फिर जो है फिर हमारा मसला हल नहीं होगा। इलेक्शन कराने का मतलब जो है या उस जिस वजह से इलेक्शन करा रहे हैं उसका शायद देर पा जो है वो हल ना में मिल सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और ये सबसे बड़ी मैं रोज़ाना ही तकरीबन कितने चैनलों में कहता हूँ कि ज़िम्मेदारी बेसिक जो है आइनी वो इलेक्शन कमीशन की है। तो इलेक्शन कमीशन का काम है, आइनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाएं, फेयर बनाएं और एज़ पर लॉ बनाएं। तो इसको अगर किसी पार्टी को ये इजाज़त नहीं दी जा रही तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करें कि उनको पार्टिसिपेशन की फुल इजाज़त हो। और जो कानून के मुताबिक अगर एक बंदा कन्विक्टेड है वो ज़ाहिर है वो तो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, लेकिन जो बंदा कन्विक्टेड नहीं है वो जेल से भी कंटेस्ट कर सकता है। उसके वोटर सपोर्टर को फ्रीडम होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए जिस तरह दूसरी पार्टियों के है। तो इसमें तो मेरी राय में तो अगर ये आप नहीं देते परमिशन या उसको कोई तंग करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप मतलब ये है कि आप इलेक्शन के लिए प्रॉपर दूसरी पार्टियों को फोरम नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर भी केसेस हैं। 4 साल तो उन्होंने खुद साख्ता जिलावतनी काटी। आज पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर जो है वो समात हुई। दलाइल अपीलों पर 27 नवंबर को तलब कर लिए गए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का स्टेटमेंट आपने सुना है कि हमने एक सीक्वेंस तैयार किया, पहले
एवन फील्ड रेफरेंस पर हम जो है वो अपील पर दलाइल देंगे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अल अजीजिया रेफरेंस पर जो उनके सियासी मुखालफीन है उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि केसेस में अगर वो पेश हो रहे हैं और केसेस में वो बरी होते हैं तो जो उनकी ताहयात नाअहली थी आला अदालत की जानिब से की गई उसको किस तरह से चैलेंज करेंगे और इलेक्शन किस तरह से वो कंटेस्ट करेंगे। वो तो ताहयात नाअहली का सामना कर रहे हैं। देखिए, उसमें मेरी राय ये है कि जब आइन का आर्टिकल 62(1)(f जो है उसके अंदर कोई जो है वो नहीं पीरियड नहीं दिया गया कि किस वक्त के लिए आप डिसक्वालीफाई होंगे। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब मुख्तलिफ केसों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया जी कि लाइफ डिसक्वालिफिकेशन है, और बाज़ केसों में ये कह दिया कि ये लाइफ डिसक्वालिफिकेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए, उसको कन्वर्ट कर दिया 63 में कि 5 ईयर की होनी चाहिए। तो उसके बाद इसमें बड़ी कंट्रडिक्शन पैदा हो गई। बेशुमार ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी कि एक बंदे को लाइफ डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए छोटे से कि अगर आपने 2 कनाल का फ़र्ज़ यहाँ पे नहीं लगाया, या तो उसकी इंटेंशन को भी देखा है कि उसने एसेट्स या छुपाए उससे क्या लेना चाहता था या किस मकसद के लिए वो छुपाना चाहता था। बहरहाल बहुत सारी जजमेंट आ चुकी हैं। अब हुआ ये कि जो पिछली गवर्नमेंट गई है उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन 232 के अंदर तरमीम करके उसकी एक हद मुकर्रर कर दी है कि जी अब जो बंदा डिसक्वालीफाई होगा 62(1)(f में उसकी नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल होगी उस आर्डर से। एक्सक्यूज मी। तो उस यानी 1 साल अभी भी वो नाअहल ही रहेंगे अगर उस पर भी अमल किया जाए तो 5 साल तक जो है वो नाअहली रहती है। तो उस वक्त से अगर 2017 या 18 से तो उनकी नाअहली फिर जो है वो ख़त्म हो चुकी है 5 साल की। जो बंदा भी 2017 में डिसक्वालीफाई हुआ है तो उसकी 5 साल मुद्दत तो 2022 में पूरी हो जाती है, तो वो मेरे ख्याल में उसकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसान मीर को प्रोग्राम न्यूज़ फीड से दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।